बम्बई ट्रेन धमाके पर कल बम्बई हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर मुख्तलिफ हलकों से अलग अलग तबसरे आ रहे हैं। कई सियासतदान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रेन धमाके के जो मुतासरीन है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है जिन्हें कल बरी किया गया था, बगैर किसी जुर्म के 17 सालों से जेल में बंद थे और उन्हें एक दिन भी जेल से बाहर नहीं निकाला गया। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि हुकूमत ने मजबूत दलाइल नहीं दिए, लेकिन ये सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है कि बम्बई पुलिस ने गलत लोगों को क्यों गिरफ्तार किया। आप देखें, पंकज चतुर्वेदी जो शिवसेना की मेंबर पार्लियामेंट है, वो सवाल खड़ा कर रही हैं कि बम्बई हुकूमत ने, बम्बई महाराष्ट्र हुकूमत ने के जो वकील थे उन्होंने अच्छे दलाइल नहीं दिए, इसकी वजह से लोग रहा हो गए। जबकि सवाल ये होना चाहिए था कि बम्बई पुलिस ने आखिर इन लोगों को जेल में क्यों रखा। सवाल ये है कि आज जब कोर्ट में ये मामला चल रहा था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों नाकामयाब रहे एक फुल प्रूफ केस प्रेजेंट करने में, और क्यों राज्य सरकार इनकेपेबल रही कि उसको सीरियसली लेती और उस जजमेंट को लेकर ये सजाए मौत की जगह उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये सवालिया निशान पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ सरकार पे उठा है। आज हम आपसे कल हाई कोर्ट में फैसला की समाअत के दौरान और फैसला सुनाने के वक्त जज ने क्या क्या कहा और इन लोगों को क्यों बरी किया, क्या वजूहात थे बरी करने के, और आखिर में एक मुलजिम जो बेंगलोर के रहने वाले हैं मुजम्मिल अताउर रहमान और बम्बई के रहने वाले जमीर अहमद लतीफ शेख की तरफ से पेश होने वाले उड़ीसा हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर वकील मुरलीधर ने जो अदालत में अपने आखिरी रिमार्क्स में जो कहा, वो सुने, जाने कि आखिर इस मुल्क में मुसलमानों को फंसाने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, पूरा तंत्र किस तरह से काम करता है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आप हमें पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। 2006 को शाम 6:23 से लेकर शाम 6:29 के दौरान बम्बई के 7 लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डब्बे में धमाका होता है, जिसमें 179 लोगों की मौत हो जाती है और 800 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। इस पूरे मामले में कुल 12-13 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें और ये मुकदमा तवील तौर पे चलता है। 2015 में बम्बई की मकोका अदालत एक शख्स अब्दुल वाहिद शेख को बरी कर देती है, बाकी 5 अफराद को फांसी की सजा सुनाती है और 7 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके बाद ये जितने लोगों को सजा सुनाई गई सब के सब बम्बई हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं। हुकूमत भी फांसी की सजा की तस्दीक के लिए हाई कोर्ट से रजू करती है। 2015 से लेकर 2022 तक कुल 7 साल तक न कोई ट्रायल हुआ, न कोई समाअत हुई। ये लोग बगैर किसी समाअत के जेल में बंद थे। 2022 में अदालत तैयार हुई कि रोजाना की बेस पे, रोजाना की बुनियाद पर इस मामले की समाअत हो, और आखिरकार कल इस 21 जुलाई को इस पूरे मामले का फैसला आया। ये फैसला सुनाते वक्त अदालत ने जो बातें कही हैं वो इंतहाई अहम है, और अहम इसलिए है कि इस मुल्क के जेलों में हजारों मुस्लिम नौजवान बंद हैं और उन धमाकों के इल्जाम में बंद हैं जिस धमाकों को इन्होंने अंजाम नहीं दिया। आप देख लें, इससे कबल मालीगांव बम धमाका, अजमेर बम धमाका, हैदराबाद बम धमाका, जिसमें बाद में मालूम हुआ कि ये राइट विंग के लोगों का हाथ था, इसमें मुस्लिम नौजवानों का हाथ नहीं था। लेकिन इब्तदाई दिनों में जब ये धमाके हुए उसके फौरी बाद बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने में मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया। आज भी जेलों में सैकड़ों मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल में बंद हैं और उनके ट्रायल नहीं शुरू हो रहे हैं। फैसले तो दूर की बात, मुकदमात नहीं शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में इस बम्बई हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो संगे मील की हैसियत रखता है। दोनों बेंच के दोनों वकील जजों ने जो बातें कही हैं उस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम पर, पुलिस के तंत्र पर एक ताजियाना से कम नहीं है। एक तमाचा है कि पुलिस किस तरह से काम करती है। अदालत ने कहा कि पूरे समाअत के दौरान जो पुलिस ने जो तहकीक की है उसमें बेज़ाब्तियों की भरमार है। बेज़ाब्तियों के और अवाम को ये जो पुलिस इंतजामिया है, इस्तगासा जो है, मुद्दई जो है, पूरे मामले में कोर्ट में अवाम को गुमराह करने की कोशिश की और ये तासुर देने की कोशिश की कि वो जो 180 लोग मर गए थे
800 लोग جو زخمی ہو گئے تھے اسے انصاف فراہم کر رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو دھماکے کرنے والے مجرمین تھے وہ جیل سے باہر ہیں، قانون کی گرفت سے باہر آزاد گھوم رہے ہیں، اور جن لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جیل میں 17 سالوں سے قید ہیں۔ جسٹس انیل کیلور، جسٹس سیام چندک کی بینچ نے کہا کہ بینچ نے کئی اہم وجوہات، 5 بڑے وجوہات کو گرایا کہ آخر اس معاملے میں ان کے خلاف سزا کیوں نہیں ہوگی۔ ہم آپ کو ترتیب وار بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جس کی بنیاد پہ عدالت نے اس پورے مقدمے کو خارج کیا وہ یہ تھا کہ کمزور گواہ پیش کیے گئے اور گواہوں کی شناخت میں لمبا وقفہ لیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ گواہوں کو بیانات لینے میں 100 دن کا وقت لیا گیا۔ 100 دن کے بعد گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، اور گواہوں کی جو پریڈ ہوتی ہے، شناخت کی جو پریڈ ہوتی ہے، وہ 4 مہینے کے بعد، مطلب 120 دنوں کے بعد کی گئی۔ تو ایسے میں عدالت نے کہا کہ ایک گواہ جو 100 دن کے بعد آئے، 120 دن کا اس کی شناخت ہو، ایسے میں اس کی گواہی کی معتبریت پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ اسی عدالت نے 2 ٹیکسی ڈرائیوروں کی بات کی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں اس میں اس مجرم کو پہچانتا ہوں، یہ گھاٹ کے اوپر سے چل کر چرچ گیٹ تک میری گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ 100 دن کے بعد کیا کوئی ٹیکسی ڈرائیور کسی مسافر کو پہچان سکتا ہے؟ کیونکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور روزانہ کم و بیش 3 درجن سے زائد لوگوں کو سوار کرتا ہے، پہنچاتا ہے، اور 100 دن کے بعد تو 1000 لوگ ہیں۔ کیا 1000 آدمی میں سے کسی ایک کو شناخت کرنا آسان کام ہے؟ اسی طرح سے عدالت نے کہا پریڈ ہوئی اور اس میں جو ملزمان اور گواہوں کو جو سامنا کرایا گیا وہ 4 سال کے بعد کرایا، یہ سب سے بڑی خرابی تھی۔ اور کئی ایسے گواہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے بم بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب عدالت میں ان کے خلاف جرح ہوئی تو یہ گواہ، یہ لوگ اپنی بات ثابت نہیں کر سکے۔ کیسے تم نے دیکھا؟ تم کہاں تھے؟ تم کس طرح سے آئے؟ اور آگے عدالت نے کہا کہ کئی ایسے لگ رہے، کئی ایسے معاملے میں لگ رہا کہ کئی گواہ فیبریکیٹڈ تھے، پہلے سے متعین تھے، اور وہ پولیس کے رٹے رٹائے جملے کو دہرا رہے تھے۔ دوسری جو اہم بات عدالت نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو، جو لوگ زخمی ہوئے تھے پورے معاملے میں، جنہوں نے دیکھا تھا، ان گواہوں کو بلانے میں عدالت نے گواہ کو عدالت میں بلایا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا، ایک مشتبہ آدمی کو، سنگیت آدمی کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو عدالت میں بلایا ہی نہیں گیا۔ آخر کیوں؟ دوسری اہم وجہ۔ تیسری جو اہم بات بتائی، عدالت نے کہا کہ جو پریڈ کرائی گئی، جو جس پولیس افسر کے ذریعے گواہ اور ملزمان کی جو شناخت کی جو پریڈ کرائی گئی، ایسے افسروں کے ذریعے کرائی گئی جو اس کے لیے، جو ان کی ڈیوٹی تک نہیں تھی۔ جیسے 7 نومبر 2006 کو SE باروا کے ذریعے یہ پریڈ کرائی گئی، جبکہ SE باروا ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے 7 مئی 2005 کو ہی ریٹائر ہو چکے، اور 15 نومبر 2006 کو ان کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ 7 نومبر کو پریڈ کرایا گیا، اور پریڈ کرانے کے بعد دوبارہ اس کو ڈیوٹی پہ لایا گیا۔ تو ایسے عدالت نے سوال کیا کہ کیا SE باروا جو ایگزیکٹو آفیسر تھے، اسپیشل ایگزیکٹو آفیسر، کیا ان کو اختیار حاصل تھا یہ پریڈ کرائے؟ اور آخر جو چوتھی جو وجوہات ہے، عدالت نے کہا کہ 11 ملزمان سے جو اعترافی قبول اقبالی بیان جو لیا گیا وہ تشدد کے ذریعے، مار پیٹ کے ذریعے کیا گیا، اور عدالت نے کئی اقبالی بیانات میں کئی سوالات کھڑے کیے۔ پہلا جو سوال کھڑا کیا ہے کہ ممکن ہو نام میں ہم نام، ایک طرح کے نام کئی لوگ پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو بیانات ہیں، جو بیانات کا جو انداز ہے، وہ تمام ملزمین کے بیانات کو ایک ہی طرح کے بیانات، وہی ترتیب ہے۔ عدالت آگے کہتی ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے، پہلی نظر میں یہ لگتا ہے کہ ایک ہی کاپی تیار کر کے ان لوگوں سے مار پیٹ کر کے دستخط کرائے گئے۔ دوسرے عدالت نے کہا کہ جو DM بھابا اور جو 1-2 اور ہسپتال ہیں، ان کی جو جانچ رپورٹ ہے، اس جانچ رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزمین کے ساتھ انتہائی درجے کی اذیت کی گئی، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، انہیں پیشاب کیا گیا، انہیں رات رات بھر جگایا گیا، ان میں پانی میں رکھا گیا، اس طرح کی انسانیت سوز حرکت کر کے ان سے جبراً اعترافی بیانات دیے۔ آخر بات جو عدالت نے کہا ہے کہ جو دماغہ خیز مواد جو پولیس نے جو برآمد کیا تھا، پولیس نے جو حاصل کیا تھا، اس کو رکھنے میں اور اس کو جانچ کرنے میں، فورنسک جانچ کرنے میں کئی بڑی لاپرواہی پائی گئی۔ عدالت نے سوال کھڑا کیا
کہ کیا पुलिस इंतजामिया इतनी बड़ी लापरवाही किसी मवाद को सिर किए बगैर सिर्फ मामूली अंदाज में कैसे पेश कर सकती। तो ये 5 बड़ी वजूहात थी कि गवाहों को पेश करने में ताखीर की गई। नंबर 2, अहम गवाहों को पेश नहीं किया गया। नंबर 4, जो इकबाली बयानात लिए गए उस इकबाली बयानात में तशद्दुद को और जबरन ज्यादती करके इकबाली बयान दिए गए। और पूरा मुकदमा जो था इन लोगों के खिलाफ, जो पूरे मुकदमात थे वो ज्यादा इन्हिसार था इकबाली बयानात। पुलिस का पूरा जोर था कि इन लोगों ने इतराफ कर लिया है कि इन्होंने जुर्म को अंजाम दिया है। अब अदालत ने चूंकि आपका पूरी दलील, आपका पूरा मुकदमा का जो बुनियाद है वो इकबाली बयानात मुकदमात है, और इकबाली बयानात ही में कई खामियां हैं कि आपने तशद्दुद के जरिए लिया, और जिस इस तशद्दुद की खुद पुलिस या हॉस्पिटलों ने, अस्पतालों ने अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है। कई मुल्जिमान ने तो दर्दनाक कहानी बयान की है। और चौथी जो बात, पांचवी बात जो अदालत ने कही है कि जो धमाका खेज बरामद हुआ उसको, उसकी फोरेंसिक जांच करने में, उसको सील करने में पुलिस ने कई तकनीकी खराबियां की। और जो अहम गवाह थे, जैसे एक गवाह ने, जैसे एक शख्स जिसके बारे में कहा गया कि जब प्रेशर कुकर उसकी दुकान से खरीदा गया, उस दुकानदार को अदालत में पेश ही नहीं किया गया। कई जख्मी जिनके बारे में दावा किया गया था इन्होंने वो संगीत आदमी को देखा है, उस जख्मी को पेश नहीं किया गया। तो इन 4-5 बुनियादों के सामने रखकर बंबई हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन्हें बरी कर दिया है। अब आते हैं इस मामले के दूसरे पहलू की तरफ। 2 मुलजिम है, बेंगलोर के रहने वाले मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, और दूसरे हैं बंबई के वल्ली के रहने वाले जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख। इन दोनों की तरफ से जो पेश हुए वो हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस मुरलीधर। मुरलीधर रिटायर होने के बाद बंबई हाई कोर्ट और मुल्क की दीगर अदालतों में बहसीत वकील पेश होते हैं। मुरलीधर जब इस फैसले की समाअत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा, अदालत से बताया कि पुलिस ने पूरे केस को सिर्फ इकबाली बयानात के जरिए की बुनियाद पे बनाया। और आगे उन्होंने कहा कि मीडिया के ट्रायल के जरिए एक शख्स को पहले मुजीब बना दिया जाता है, फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। मुरलीधर ने कहा कि पूरी जांच बंबई हाई कोर्ट की, अब ये मुरलीधर का तबसरा इसलिए अहम है कि मुरलीधर खुद उड़ीसा हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, खुद वो मनसबी की कुर्सी पे बैठ चुके हैं, इसलिए उनका तबसरा इंतहाई याद है। आगे वो कहते हैं कि पूरी जो जांच है वो उसमें खामियां थी और एक पहले से दिमाग जहन बना लिया गया था कि इन लोगों को हमें मुजरिम साबित करना है। ये नहीं था कि हमें असल गुनाहों तक पहुंचना है। चंद लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद पुलिस इसमें लग गई कि इनको हमें मुजरिम साबित कर देना और अपनी जिम्मेदारी अदा कर लेनी, जबकि होना ये चाहिए था कि पुलिस की कोशिश होनी चाहिए था कि असल गुनाहों तक पहुंच सके, ताकि जो मुल्क में जो दहशतगर्दी के असल खतरात है उसको खत्म किया जा सके। उसके बाद मुरलीधर कहते हैं, जज से कहते हैं कि कुछ बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें सालों साल जेल में रखा जाता है और उसके बाद उन्हें रहा कर दिया जाता है। लेकिन अदालत उनके रहा होने के बाद जो इनकी जिंदगी ठप हो गई है, उनका खानदान जो बदनाम हो गया है, उसकी तामीर नौ के लिए कोई तवज्जो नहीं देती। आगे कहते हैं मुरलीधर कि जो लोग हैं 17 सालों से जेल में बंद हैं, एक दिन भी अदालत से छूटे नहीं है। इनका जुर्म क्या था? अदालत को कहते हैं कि जज साहब आप इस बात पर गौर कीजिए कि इन 17 सालों में इनके खानदान ने, इनके भाइयों ने, इनके दोस्त ने, अहबाब ने, खुद इस शख्स ने किस पीड़ा से गुजरे हो, कितनी बदनामी का दाग लिए होंगे। क्या अदालत की जिम्मेदारी नहीं है इस पूरे मामले पे गौर करे कि ऐसे कब तक बेगुनाहों की गिरफ्तारी होती रहे, और जब बेगुनाह साबित होने के बाद उनकी जिंदगी की तामीर नौ के लिए अदालत की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत हिदायत दे कि भाई जो नुकसान हुआ 17 सालों का उसकी भरपाई की कोशिश की जाए। तो इस तरह देखा जाए कि पूरे मामले में यकीनन 180 लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, और जाहिर बात इंसाफ नहीं मिलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बम्बई पुलिस और कुल मुंबई की इंतजामिया जिम्मेदार है। लेकिन इन 19 लोगों की जो रिहाई हुई है और 17 साल जो जिस पीड़ा से गुजरे हैं, सवाल अहम ये है इन 17 सालों का हिसाब कौन है? सबसे बुनियादी सवाल ये।
آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن. بہت بہت شکریہ.